हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं बिहार शिक्षक भर्ती के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज जो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 होने वाला है, इसके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की स्थिति व विस्तार की। ठीक है, यह जो है फ्रेंड्स भूगोल का पहला लेक्चर है। ऐसे ही मैं आपको पूरा भूगोल कवर कराने वाला हूं और मेरे इस पढ़ाए गए टॉपिक से आपके एग्जाम में पूरा का पूरा प्रश्न बनने वाला है, पूरा छपने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम थ्योरी सेक्शन को कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, पूरे टिपिकल वाइज कवर करेंगे और अंत में जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे ना, तो आपको सारे के सारे प्रश्न हमारे ही वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। उसके पहले के अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके ऑल करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं थ्योरी सेक्शन से। तो पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है। अगर भारत के सामान्य परिचय की मैं बात करूं तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल हो जाता है फ्रेंड्स, वो हो जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भारत का जो मुख्य भूमि है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा भारत की जो मुख्य भूमि है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में 2.43% है। कितना फ्रेंड्स? 2.43% है। ये तो मुख्य भूमि की बात हुई। अगर जल को भी साथ में मिला लिया जाए तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में कितना हो जाता है? तो हो जाता है 0.57%। पूरे विश्व के क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में भारत का क्षेत्रफल हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वहीं मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि है वह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा 2.43%। वहीं जल को भी शामिल कर लिया जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के परिप्रेक्ष्य में 0.57% हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीजें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। वहीं भारत की बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश है हमारा भारत। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि सबसे विश्व के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो हो जाता है रूस। कौन सा देश है? रूस जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। वहीं दूसरे नंबर पे कनाडा आ जाता है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, जबकि सातवें पे हमारा प्यारा भारत देश आ जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व में 7वां स्थान रखता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि इन 7 देशों को हम याद कैसे करेंगे, तो इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो है रुक चिन्ह अब आ भारत। क्या है? रुक चिन्ह अब आ भारत, जिससे आप इन 7 को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो रूस से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रूस से हो जाएगा रूस या रसिया। क से हो जाएगा कनाडा। चीन से हो जाएगा चीन। अ से हो जाएगा फ्रेंड्स अमेरिका। ठीक है, ब से हो जाएगा ब्राजील। आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और आपका भारत। यानी ये 7 ऐसे देश हैं जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश है। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील और छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत आ जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर वहीं बात किया जाए फ्रेंड्स की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में भारत जो है वह विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में जनगणना 2011 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाता है। ठीक है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चाइना है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे अमेरिका हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी हाल ही में यूएन की रिपोर्ट आई थी, उस यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है लगभग 142 दशमलव समथिंग करोड़ हो चुकी है भारत की जनसंख्या, ये भी आपको याद रखना है। और इस 142 दशमलव जनसंख्या के साथ भारत जो है वह विश्व का पहला स्थान बन गया है जनसंख्या की दृष्टि से, और चाइना हमारा जो है वो दूसरे नंबर पे चला गया है। ठीक है ना, लेकिन अभी आंकड़ा जो है ये किसका आंकड़ा है, ये यूएन की रिपोर्ट है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में निवास करती है और भारत में दूसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पर अमेरिका है।
तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। अगर मैं आगे बात करूं फ्रेंड्स कि भारत की स्थिति और विस्तार की अगर बात करें तो याद रखिएगा, भारत की स्थिति और विस्तार में बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, याद रखिएगा यहाँ जो होता है ये आपका दक्षिण हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा उत्तर। ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है दक्षिण, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है और भारत का क्या है पश्चिमी क्षेत्र है। तो अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है फ्रेंड्स वो कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाती है, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर हो जाती है। वहीं पश्चिम से पूर्व की बात करें या पूरब से पश्चिम की बात करें तब भारत की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 2933 किलोमीटर हो जाती है पश्चिम से पूर्व की लंबाई। ठीक है, अच्छा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का आकार कैसा है, तो फ्रेंड्स कैसे आप डिसाइड करोगे। याद रखिएगा, देखिए पश्चिम से उत्तर जाएंगे, यहां से यहां आएंगे पूर्व आएंगे, उत्तर से क्या आएंगे दक्षिण आएंगे और यहां से आप देखेंगे यहाँ, तो इस तरह से क्या ऐसा आकार बन रहा है। तो भारत का जो आकार बन रहा है वो चतुष्कोणीय है। क्या है फ्रेंड्स, भारत का आकार जो है वो चतुष्कोणीय है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत की विस्तार में बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हो कितनी है 3214 किलोमीटर है, ये आपको नजर आ रही है। और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि भारत का जो 43% भाग है वो मैदानी भाग है, यानी भारत के 43% भागों पे मिट्टियां पाई जाती हैं, मैदानी भाग है। अच्छा आपको मैदानी भाग जो है फ्रेंड्स वो इस कलर में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये जो आपको कलर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं फ्रेंड्स ये कौन से भाग हैं भारत के, ये भारत के मैदानी भाग में आते हैं। ठीक है ना, कौन से भाग हैं, ये भारत के मैदानी भाग हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 7 सिस्टर्स राज्य में भी ये भारत के मैदानी भाग है। वहीं भारत में याद रखिएगा कुल 29.3% भाग पे पर्वत और पहाड़ियां हैं। तो पर्वत और पहाड़ियां को इस मैप में किसे दर्शाया गया है, तो ये हरे वाले कलर से दर्शाया गया है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पर्वत और पहाड़ियां हैं भारत की, जो कि भारत में कितना परसेंट रखते हैं, तो याद रखिएगा भारत में कुल 29.3% पे भारत की पर्वत और पहाड़ियां हैं, जबकि 43% भाग पर मैदान है भारत में। ठीक है, अच्छा वहीं 27.7% की बात करें तो इस पर भारत की पठार है। ठीक है ना, तो आप नजर आ रहा होगा कि हल्के पीले कलर से पठार आपको, तो ये है आपका पठार। ठीक है ना, तो ये आपको लोकेशन नजर आ रहा होगा कि भारत में जो 43% भाग पे क्या है वो मैदानी भाग है, भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं, जबकि भारत के 27.7% भाग पर पठार है। ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है, तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो नुकीली होते हैं, नुकीला टाइप होता है, वही कहलाता है पहाड़ या पर्वत, जबकि पठार क्या कहलाता है, तो समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऊपर का हल्का चपटा भाग क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स भारत के कुछ महत्वपूर्ण उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, साथ ही साथ कितने मैदान हैं, कितने परसेंट पर्वत और पहाड़ियां हैं और कितने परसेंट पठार हैं, ये था आपके सामने। और भारत का आकार पूछ लिया जाए तो भारत का आकार हो जाएगा चतुष्कोणीय, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो भारत जो है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो मैंने आपसे बताया था 2.4% या 4.3% या 4.2% कहेगा तो डेटा आपको 2.4% के आसपास मिलता है। ठीक है, वहीं जो भारत की जनसंख्या है वह पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। मैंने आपसे बताया ये जो आंकड़ा है फ्रेंड्स ये जनगणना 2011 के अनुसार है। ठीक है ना, जनगणना 2011 के अनुसार कुल 17.5% भारत में जनसंख्या पूरे विश्व की निवास करती है। वहीं यूएन की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वह विश्व में पहले स्थान पर आ गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कभी कभी सीधे सीधे आपके हल्के प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगर बात करें जो पूर्वी राज्य हैं 7, उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इनकी आप लोकेशन भी देख सकते हैं। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश,
ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम और ये है त्रिपुरा और ये है मेघालय और असम। ये जो 7 राज्य हैं फ्रेंड्स, ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पूर्वी राज्य के 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पर स्थित है सिक्किम, कौन सा है तो सिक्किम। तो ये जो सिक्किम है फ्रेंड्स ना, ये 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, यानी ये 7 राज्यों का हिस्सा नहीं है जो कि पूर्व में स्थित है, पूर्वी राज्य हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर चला जाता है विकल्प नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो ये प्रश्न बनते हैं, इसको भी आपको याद रखना है, यानी केवल ये वाला जो पार्ट है वही 7 सिस्टर्स राज्य में आते हैं, जबकि ये आपको नजर आ रहा है आपका सिक्किम है, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे याद करेंगे तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक है फ्रेंड्स एटीएम आना मम्मी। क्या ट्रिक है? एटीएम आना मम्मी। आप याद कर सकते हैं, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, टी से हो जाएगा आपका याद रखिएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम, आ से हो जाएगा असम, और ना से हो जाएगा नागालैंड, और म से हो जाएगा याद रखिएगा मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम। तो एक हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये है, ठीक है, 6 हुआ, 7 हो जाएंगे ना। एक मणिपुर है और एक क्या है मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 सिस्टर्स आते हैं। तो इस तरह से इस ट्रिक से भी आप इन 7 सिस्टर्स के नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आगे फ्रेंड्स, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो ये बीचों बीच जो है ना, ऐसे भारत को 2 भागों में बांटा गया था, विश्व को 2 भागों में बांटा गया था। तो जो पहले हमारा भारत था ना, कुछ उसकी स्थिति कुछ इस तरह थी ना। तो अब धीरे धीरे भारत जो था पहले अंगारा लैंड का हिस्सा था, अब भारत किस का हिस्सा हो गया तो एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया। ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से भारत किस विशाल भूखंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का ना। भारत किसका है तो गोंडवाना लैंड का भाग है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं भारत की आकृति कैसी है, तो मैंने पीछे ही आपको बता दिया है फ्रेंड्स कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है ना। तो ये भी प्रश्न बनता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ये भी आपको याद रखना है, पीछे मैंने आपसे बता दिया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। याद रखिएगा, पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी देशांतर। अगर मैं इसको 2 भागों में बांटूं तो ये आपको नजर आ रही होगी, ये जो रेखा है फ्रेंड्स ये है इक्वेटर। क्या है इक्वेटर, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका 0 डिग्री इसका लोकेशन होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो इस तरह से जो भारत की स्थिति है, ये आप देख रहे हैं गोला में, ये भारत की स्थिति यहाँ है। तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला क्या है दक्षिणी गोलार्ध है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और भूमध्य रेखा के जो नीचे होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो अगर मैं बात करूं कि भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो इस तरह से भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर मैं देशांतर के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये देशांतर रेखा है। कौन सी लाइन है फ्रेंड्स? देशांतर रेखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, तो इधर देखो पूर्वी देशांतर हो गया और इधर क्या हो गया पश्चिमी देशांतर हो गया। यानी इस देशांतर रेखा को 0 से 180 डिग्री के बीच जो देशांतर रेखा ये है, इस देशांतर रेखा को अगर भारत को बांटा जाए तो इस स्थिति में भारत किधर स्थित है, तो भारत पूर्व की ओर स्थित है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जो मुख्य भाग है वो किस अक्षांश के बीच स्थित है, तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो याद रखिएगा, मुख्य भाग की बात करें तो यहां होता है फ्रेंड्स 8 अंश 4 मिनट। क्या है 8 अंश 4 मिनट, और यहां है 37 अंश 6 मिनट। तो भारत की मैं उत्तरी अक्षांश, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, और पूर्वी देशांतर में पूर्व दिशा में या पूर्वी देशांतर में स्थित है तो पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। तो भारत का जो लोकेशन हो जाएगा वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरी विस्तार अगर आपसे पूछेगा तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक, यह भारत का क्या है, तो
भारत का जो फ्रेंड्स पूर्वी देशांतर है ये आपको याद रखना है। तो देशांतरीय विस्तार है। अगर प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह जो है यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे याद करना चाहो, अगर भूल जाओगे फ्रेंड्स, तो देखिए 37 अंश, ठीक है ना, 37 अंश कितना है, 37 अंश से लेकर के फ्रेंड्स कितना है, तो 84। देखो 37 84 कैसे याद करेंगे, 3 में 1 जोड़ दिए 4 हो गया, और 7 में 1 जोड़ दिए 8 हो गया। उसी प्रकार प्लस 1 कर देंगे, और यहाँ बात करें तो 9 में से 1 घटा दे 8 हो गया, और 7 में से 1 घटा दे 6। तो इस तरह से आप भी रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए बीपीएससी टीआरई जो का एग्जाम हुआ था, बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो भूगोल का प्रश्न पूछा गया था ना 6 to 8 में, वो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं समय निर्धारण की। तो भारत में समय का निर्धारण कैसे होता है, तो जो भारत का जो है या पूरे विश्व का समय निर्धारण जो होता है फ्रेंड्स, वो जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से किया जाता है, पूरे विश्व का समय निर्धारण। वैसे भारत का भी समय निर्धारण क्या होता है, तो भारत की जो देशांतर रेखा है उसी के आधार पर भारत का समय निर्धारण होता है। तो भारत में मात्र एक देशांतर रेखा गुजरती है, वो है 82 अंश 30 मिनट, 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो कि भारत के इलाहाबाद से, याद रखिएगा, भारत के इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है भारत की एकमात्र देशांतर रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप लोकेशन में देख सकते हैं, ये जो रेखा है ये भारत के जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो कि कितने लोकेशन पे है, तो इसका लोकेशन है 82 अंश 30 मिनट। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये जो बीच वाली रेखा आपको नजर आ रही है 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री रेखा आपको नजर आ रही है, ये है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है फ्रेंड्स, ग्रीनविच रेखा है। और इसी ग्रीनविच रेखा से अगर मैं पश्चिमी की तरफ बढ़ूं, यानी पश्चिम की तरफ बढ़ूं, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्या होता है कि समय जो है वो घटता जाता है। समय कितना होता है, घटता जाता है। अगर वहीं मैं यहाँ से पूर्व की तरफ बात करूं, तो समय क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी पूर्वी देशांतर की तरफ समय जो होता है वो प्लस करेंगे, और पश्चिमी देशांतर की तरफ क्या करेंगे, समय को माइनस करेंगे। अच्छा, आप चलिए इसको चेक कर लेते हैं। जो देखिए एक अंश बराबर होता है फ्रेंड्स 4 मिनट, कितना होता है, एक अंश बराबर होता है 4 मिनट। चूंकि हमारा भारत जो है वो 82 अंश 30 मिनट पर स्थित है, 82 अंश 30 मिनट पर स्थित है। तो अगर मैं इसको 82.5 अंश पे गुणा कर दूं किसने का, 4 मिनट का, तो कुल कितना आ जाता है, 330 मिनट आ जाता है। अगर मैं इसे घंटा और मिनट की में बदलता हूं तो कुल आ जाता है 5 घंटा, याद रखिएगा 5 घंटा 30 मिनट आ जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका मतलब जो हमारा भारत है वो ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी ग्रीनविच जगह से कितना घंटा आगे है हमारे भारत का समय, तो 5 घंटा 30 मिनट है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर मैं बात कर दूं कि अगर रात्रि के 12 बजे बज रहे हों, कहाँ पर फ्रेंड्स, तो ये ग्रीनविच टाइम पे, यानी लंदन की ग्रीनविच स्थान पे अगर 12 बज रहे हों, तो भारत में कितने बज रहे होंगे, तो भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि मैंने बताया भारत जो हमारा किधर स्थित है, पूर्वी देशांतर की तरफ स्थित है, पूर्व की तरफ स्थित है। तो मैंने बताया पूर्व की तरफ टाइम को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री पर रात्रि के 12 बज रहे हैं फ्रेंड्स, तो भारत जो पूर्व की तरफ है, तो भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ पे 5.5 घंटा आगे करेंगे तो कितने बज जाएंगे, तो सुबह के 5:30 बन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर वहीं मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए इक्वेटर पर कितने हो रहे हैं, अगर 0 डिग्री हो रहा है फ्रेंड्स आपके जीएमटी पर, जीएमटी 0 डिग्री पर 12 रात के बज रहे हैं, तो वही पश्चिमी देशांतर पर 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा, तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर रात के 11 बजेंगे। याद रखिएगा अगर एक अंश बराबर 4 मिनट होता है, तो 15 अंश बराबर अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 मिनट हो जाएगा। और 60 मिनट बराबर ही क्या होता है, 1 घंटा होता है। यानी प्रत्येक 15 अंश पर 1 घंटा का समय आता है। तो अगर 15 अंश पश्चिम देशांतर की तरफ बढ़ेंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, वहीं 30 अंश पे 2 घंटा कम होगा, 45 अंश पे 3 घंटा कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर आगे की तरफ बढ़े तो फ्रेंड्स 1 घंटा पे याद रखिएगा, पूर्व की तरफ एक जो 15 मिनट पे 1 घंटा बढ़ जाएगा, 30 मिनट पे 2 घंटा बढ़ेगा, और 45 मिनट पे 3 घंटा बढ़ेगा। जबकि जो है भारत का जो लोकेशन है 82 अंश
जो 30 मिनट है यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5:30 बज जाएगा सुबह का, यानी 5.5 घंटा समय आगे हो जाएगा। तो ये था आपका भारत के कुछ महत्वपूर्ण टाइम जोन जिसका निर्धारण होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। मैंने आपसे बताया इलाहाबाद को अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत की ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा आपका आंध्र प्रदेश है, चौथा आपका छत्तीसगढ़ है और पांचवां है ओडिशा। तो इन 5 राज्यों से भारत की जो मानक समय रेखा है यहाँ से होकर गुजरती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो प्रश्न ऐसे बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा कि भारत का मानक समय रेखा किन किन निम्न में से किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो 2 टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको याद करना चाहूँ तो किस तरह याद कर सकता हूँ, तो याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। उमा एसी चलाते उड़ गई, क्या हो जाएगा, उमा एसी चढ़ाते उड़ गई। तो फ्रेंड्स ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और याद रखिएगा सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, जबकि उड़ गई से हो जाएगा ओडिशा। उड़ गई से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ओडिशा हो जाएगा। तो ये 5 राज्य को आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि भारत के मानक समय पर स्थित है। ठीक है ना, तो ट्रिक क्या है, उमा एसी चलते उड़ गई, उमा एसी चलते ही क्या हो गई, उड़ गई। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। उम्मीद है इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। वहीं कुछ विद्वानों की बात करें तो कुछ विद्वानों का मत है कि भारत को 2 समय जोन मानने चाहिए, क्योंकि भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्यों के बीच में कितने का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये आपका गुजरात है, ये फ्रेंड्स क्या है, एक गुजरात है, तो गुजरात यहाँ पर है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर आ जाता है, तो ये 2 घंटा का समय का अंतर आ जाता है। इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि भारत को कितने टाइम जोन मानने चाहिए, तो 2 टाइम जोन मानने चाहिए। लेकिन भारत जो है एक टाइम जोन मानता है, कितना, 82 अंश 30 मिनट, ये आपको याद रखना है। अब मैप में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो मैप में देख सकते हैं कि किन किन राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश जो कि मध्य में स्थित है, इसका नाम मध्य प्रदेश इसलिए पड़ा, और यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है, और ये आपका उड़ीसा है, और यहाँ आपका आंध्र प्रदेश है। तो इन्हीं 5 से रेखाओं से, इन्हीं 5 राज्यों से होकर गुजरती है फ्रेंड्स भारत की मानक समय रेखा। ये भी आपको याद रखना है, जिसकी ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, तो उमा एसी चलाते उड़ गई, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं आगे बात करूं तो भारत के समदूरस्थ बिंदु की अगर मैं बात कर लूं तो यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जो भारत के ये वाला लोकेशन है फ्रेंड्स, 8 अंश 4 मिनट है। क्या है, 8 अंश 4 मिनट है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है, तो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। वहीं भारत का ये जो लोकेशन है ये फ्रेंड्स होता है 37 अंश 6 मिनट। क्या होता है, 37 अंश 6 मिनट ये लोकेशन है, जिसे इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है, जो कि कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये पीओके का क्षेत्र है, जो कि 37 अंश 6 मिनट पे हमारा भारत का जो मान सकते हैं उत्तरीय है, और यहाँ भारत का दक्षिणी भाग जो है ये 8 अंश 4 मिनट है, जिसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, और 37 अंश 6 मिनट को इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो क्या है, उसको कहा जाता है बलागू या किबुथु। क्या कहा जाता है, बलागू या किबुथु कहा जाता है, जिसकी लोकेशन की बात करूं तो ये हो जाता है फ्रेंड्स 97 अंश 25 मिनट। कितना हो जाता है, 97 अंश 25 मिनट हो जाता है, जिसे बलागू या किबुथु के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि जो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो है सर क्रीक। क्या है, सर क्रीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसे गुहार मोती या गुहार माथा या गौहर मोती के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इसके लोकेशन की बात करूं तो इसका लोकेशन हो जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 68 अंश 7 मिनट। कितना हो जाता है, 68 अंश 7 मिनट इसका लोकेशन हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स भारत के समदूरस्थ बिंदु। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु आप बताएंगे कन्याकुमारी। क्या बताएंगे फ्रेंड्स, कन्याकुमारी। वहीं मुख्य भारत का उत्तरतम बिंदु पूछ लेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। वहीं मुख्य भारत का अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो वो है 97 अंश 25 मिनट पर स्थित बलागू या किबुथु।
वहीं मुख्य भारत का अगर आपसे पूछ ले कि सबसे जो पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा सर क्रीक, या इसी को गुहार मोती, या इसी को गौहर माता, या इसी को गोआरमिती के नाम से जाना जाता है, तो जिसका लोकेशन है 68 अंश 7 मिनट। अच्छा, अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा, मुख्य भारत नहीं लगाएगा और कहेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितना है, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रेट निकोबार के पास स्थित है 6 अंश 4 मिनट। कितना है इसका लोकेशन? 6 अंश 4 मिनट पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है 6 अंश 4 मिनट पर। इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसके अन्य नाम है पारेसन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, और इसी को इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जो 8 अंश 4 मिनट है, जो कि कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी पारेसन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर लाहीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका लोकेशन की बात करें तो 8 अंश 4 मिनट पर स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो वो है फ्रेंड्स 6 अंश 4 मिनट, जो कि इंदिरा पॉइंट है, या इसी को पारेसन पॉइंट, या इसी को लाहीचिंग, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आप बताएंगे कन्याकुमारी, जो कि 8 अंश 4 मिनट लोकेशन पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा अब बात आती है भारत के समीपवर्ती और पड़ोसी देशों की। तो भारत के समीपवर्ती और पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के साथ जो 7 ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं ना, तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश माने जाते हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में अगर स्थलीय और जलीय सीमा दोनों को शामिल कर लिया जाए तो भारत के कुल 11 ऐसे राज्य हैं जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय सीमा लगाते हैं, ठीक है ना। 7 राज्य तो केवल कौन से सीमा लगाते हैं, तो 7 राज्य जो हैं भारत के, ये केवल भारत के राज्य नहीं बल्कि 7 देश, भारत की जो 7 देश है ना वह केवल स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 4 देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह अगर पूछ लिया जाए कि जल और स्थल के परिप्रेक्ष्य में भारत के कितने राज्य भारत के पड़ोसी देश से सीमा लगाते हैं, तो 11 हो जाएंगे, लेकिन स्थल के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो 7 राज्य आप बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो 7 राज्य कौन कौन है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा उन 7 राज्यों की मैं बात करूं तो पहले स्थान पे आपका आता है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चाइना, चौथा है नेपाल, पांचवां है भूटान, छठा है बांग्लादेश और 7वां है म्यांमार। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें पाकिस्तान जो है फ्रेंड्स भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान जो है ये 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं भूटान की बात करें तो भूटान जो है ये भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जबकि बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। वहीं म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है ये भारत के साथ याद रखिएगा 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों में भारत का सबसे सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। कितना साझा करता है, तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं सबसे कम सीमा कौन सा देश साझा करता है, तो वो है याद रखिएगा बांग्लादेश, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। अच्छा, वहीं जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा के जो फ्रेंड्स 4 देश कौन कौन से हैं, तो एक श्रीलंका है जो कि मन्नार की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी कह सकते हैं, या पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और मालदीव है, याद रखिएगा मालदीव, इसके बाद इंडोनेशिया और थाईलैंड। ये जो 4 देश है फ्रेंड्स भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर वहीं मैं बात करूं तो भारत से जलीय तथा स्थलीय दोनों सीमा साझा करने वाले 3 देश हैं ना, एक तो बांग्लादेश है, दूसरा म्यांमार और पाकिस्तान। 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा साझा करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है फ्रेंड्स कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक आपका म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं फ्रेंड्स जो भारत के साथ जलीय सीमा भी साझा करते हैं, स्थलीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा भी साझा करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो कुल भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वह सीमाएं
पड़ोसी देशों से लगाते हैं। तो भारत के 16 राज्य, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो अभी मैंने बताया बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर की। और यह बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, यानी इन राज्यों से बांग्लादेश की सीमा साझा करता है। चाइना की बात करें तो चाइना जो है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, जबकि म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और भूटान जो है वो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। जबकि अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, केवल किस राज्य से, तो ये आपका होता है लद्दाख राज्य से सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि आप इन पड़ोसी राज्यों को कैसे याद करेंगे, तो बचपन में एमबीए, क्या है, बचपन में एमबीए, इस ट्रिक से आप इन पड़ोसी राज्यों को याद कर सकते हैं। ब फार आपका हो जाएगा बांग्लादेश, च फार हो जाएगा चाइना या चीन, प फार हो जाएगा पाकिस्तान और न फार हो जाएगा नेपाल। ठीक है, एम फार म्यांमार, बी फार भूटान और ए फार अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन 7 पड़ोसी देशों को आप देख सकते हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। इन 7 पड़ोसी देश में 4 ऐसे हैं केवल भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 3 ऐसे राज्य हैं फ्रेंड्स, जो 3 ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। तो एक तो आपका पाकिस्तान हो गया, दूसरा आपका बांग्लादेश हो गया और तीसरा आपका म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय और जलीय सीमा दोनों साझा करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। तो पड़ोसी से लगा हुआ सबसे संबद्ध राज्य, यानी कह सकते हैं किस देश से कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश से अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है तो वो है पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल जो है फ्रेंड्स वो बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। चाइना से जो है ये लद्दाख सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। पाकिस्तान से राजस्थान सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और नेपाल से जो है बिहार सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से मिजोरम सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और भूटान से आसाम जो है ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो है इससे लद्दाख जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो आप बता देंगे पश्चिम बंगाल। चाइना से पूछेगा तो लद्दाख बताएंगे, पाकिस्तान से पूछेगा तो राजस्थान बताएंगे, नेपाल से पूछेगा तो बिहार बताएंगे और म्यांमार से पूछेंगे तो मिजोरम, भूटान से पूछेंगे तो आसाम और अफगानिस्तान से पूछेगा तो लद्दाख आप बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अच्छा, एक पॉइंट और आपको याद रखना है, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है वो किस नाम से जाना जाता है, तो मैक-मोहन के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 1914 में शिमला में इसका निर्धारण किया गया था, जो कि मैक-मोहन रेखा भारत और याद रखिएगा चाइना के बीच सीमा को निर्धारित करता है। 1914 में शिमला में इसका जो है निर्धारण किया गया था। अच्छा, डुरंड रेखा की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ठीक है कौन सी सीमा साझा करता है, तो इनके बीच को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, जो कि 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा साझा करेगा, तो डुरंड, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में इसका निर्धारण किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं भारत और पाकिस्तान की बात करें तो इसके बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो बीच रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, यानी ये जो अंग्रेज एक अधिकारी था जिसके नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा श्रीलंका, ये भी आपको याद रखना है। अभी फ्रेंड्स हाल फिलहाल में एक आपका एग्जाम हुआ था पुलिस वाला, और उसमें एक प्रश्न पूछा था कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी रेखा, जो भारत और श्रीलंका को कौन सा
जल डमरू मध्य जो है वो अलग करता है। तो पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो भारत का सबसे पड़ोसी निकटतम समुद्री देश कौन सा हो जाएगा, तो इस श्रीलंका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब प्रादेशिक सीमा की मैं बात करूं फ्रेंड्स, याद रखिएगा भारत जो है वो हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, यानी हिंद महासागर में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है ना। दुनिया के सभी देशों को समुद्री अधिकार प्राप्त है। यह जो फ्रेंड्स 1982 में यूएनओ के द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसके अंतर्गत यूएनसीओएलओएस के सदस्यों को 4 अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है ना। तो 1882 में यूएनओ के द्वारा एक बैठक होती है, जिसके अंतर्गत जो है वो 4 अधिकार दिए जाते हैं जो यूएनसीओएलओएस के सदस्य देश हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि देश की प्रादेशिक जल सीमा, तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, कहां फ्रेंड्स, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक जो किसी भी देश का जल पर पूर्ण अधिकार होता है, ठीक है ना। तो किसी भी प्रादेशिक जल सीमा पर भारत का, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी प्रादेशिक जल सीमा नजर आ रही है, तो इसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं इस पर भारत का पूर्ण अधिकार होगा। क्या होगा, भारत का पूर्ण अधिकार होगा। और इसकी दूरी कितनी है, तो 12 नॉटिकल मील तक भारत का पूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। वहीं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल प्लस 12 नॉटिकल, यानी कि जो 12 नॉटिकल यहां है, इसको यहां से फिर 12 नॉटिकल आगे तक, यानी कह सकते हैं कुल 24 नॉटिकल मील। कितना, 24 नॉटिकल मील तक राजकोषीय अधिकार होता है ना, यानी इसके तहत राजकोषीय अधिकार आ जाता है, सीमा शुल्क का अधिकार आ जाता है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार किसी देश को प्रदान किया गया है। कितने नॉटिकल मील तक, तो 24 नॉटिकल मील तक, यानी कि भारत के जो प्रादेशिक जल सीमा है, भारत की जो ये आपकी सीमा नजर आ रही है यहाँ से 24 नॉटिकल मील तक, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूं कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करूं तो भारत के आधार रेखा से 12 + 12 + 176 नॉटिकल मील तक जो होता है, यानी कह सकते हैं कि भारत का जो अनन्य क्षेत्र है वह कुल 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल जीव सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण व वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है किसी भी देश को। तो भारत का जो अनन्य क्षेत्र है ये यहाँ तक भारत जो है इसके अंतर्गत कोई भी अनुसंधान क्षेत्र स्थापित कर सकता है, खनिज संपदा कर सकता है, या सागरीय जल का में कोई भी परियोजना लागू कर सकता है, या कह सकते हैं कि सागरीय जीव का सर्वेक्षण कर सकता है, या इसका विदोहन या संरक्षण भी कर सकता है, या अनुसंधान कर सकता है, या द्वीपों का निर्माण भी कर सकता है। तो इसके अंतर्गत ये भारत के अंतर्गत आता है। वहीं उच्च सागर क्षेत्र की बात करूं तो इसका जो माना जाता है वो 200 नॉटिकल मील माना जाता है, जबकि 200 नॉटिकल मील के बाद इस पर सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है। यानी 200 नॉटिकल मील के बाद मैं बात करूं तो इस पर सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है, यानी कोई भी राष्ट्र वहां आकर के वहां पे अपना शोध कर सकता है, और वहां पर आकर के अपने जो फ्रेंड्स जो उसकी सीमा तक कह सकते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का शोध कर सकता है, या वहाँ पे कोई परीक्षण कर सकता है। वो 200 नॉटिकल मील के बाद का क्षेत्र होता है जिसपे सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये भी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो भारत जो है इसकी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक भारत का पूर्ण अधिकार है। उसके बाद बात करें तो 12 + 12 यानी 24 नॉटिकल मील तक राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क ले सकता है, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार दिया गया है। वहीं अनन्य क्षेत्र के अंतर्गत 12 + 12 + 176, अगर मैं बात करूं यहाँ तक, तो यहाँ तक भारत जो है वो खनिज संपदा या सागरीय जल शक्ति या सागरीय जीव या कह सकते हैं सर्वेक्षण कर सकता है, उसका विदोहन कर सकता है, या संरक्षण या वैज्ञानिक अनुसंधान या नए द्वीपों का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगर उच्च सागर क्षेत्र की बात करें यानी 200 नॉटिकल मील के बाद जो जलीय क्षेत्र होता है फ्रेंड्स उस पर किसी भी राज्य का या किसी भी राष्ट्र का अधिकार होता है, यानी सबके राष्ट्र के लिए समान अधिकार होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं 1 नॉटिकल मील की बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा 1 नॉटिकल मील में आपका होता है 1.8520 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो भारत का जो अनन्य क्षेत्र है वो कितना है, तो कुल 2.20 नॉटिकल मील है। तो ये भी आपको याद रखना है। 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आता है भारत के भूगोल में सामान्य परिचय में अगर मैं बात करूं तो देखिए विश्व को अगर मैं दो भागों में बांटूं तो विश्व को दो भागों में बांटूं फ्रेंड्स, तो ये जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, या इसी को विषुवत रेखा या इसी को इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। जबकि जो कर्क रेखा है फ्रेंड्स ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है विश्व के परिप्रेक्ष्य में, यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है फ्रेंड्स वो कौन सी रेखा है, तो वो कर्क रेखा है। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि याद रखिएगा मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथ पोल में 23.5 डिग्री, यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की बात करूं तो इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कर्क रेखा के फ्रेंड्स अगर सूर्य सीधा चमकता है तो उसको कर्क संक्रांति कहा जाता है, जब मकर रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है तो उसको मकर संक्रांति कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा जो कर्क रेखा है ना वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है फ्रेंड्स वो है मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। इससे आप रिलेट कर सकते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इन 8 राज्यों से जो है ये भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, या फिर कह सकते हैं गमछा झाड़ मित्र पर। तो ग से हो गया गुजरात, म से हो गया याद रखिएगा मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, झाड़ से हो गया झारखंड, झाड़ से हो गया झारखंड, अम्मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा और प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया आपका याद रखना है राजस्थान। तो इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। वहीं भूमध्य रेखा भारत से 876 किलोमीटर की दूरी से गुजरती है। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं कि भूमध्य रेखा भारत से 876 किमी की दूरी से गुजरती है, यानी मान के चलिए ये आपकी भूमध्य रेखा है ना, तो इस भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर भारत है, तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा से भारत जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। इनकी लोकेशन की बात करूँ तो आपको नजर आ रहा होगा ये राजस्थान का लोकेशन है, यहाँ आपका गुजरात है और बीच में मध्य प्रदेश है, ये आपका झारखंड है और ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम है, जहाँ से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर लगभग है। वहीं अगर कुल तटीय भाग की लंबाई अगर मैं बात करूं, तटीय भाग की लंबाई तो 7,516.6 किलोमीटर भारत की तटीय लंबाई है। ठीक है। वहीं मुख्य भूमि के तटीय भाग की बात किया जाए तो कुल 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि का है, लेकिन जब उसको द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है कुल तटीय लंबाई भारत की। ठीक है। और स्थलीय लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। इस तरह कह सकते हैं कि भारत की जो सीमा की कुल लंबाई है यानी स्थलीय और जलीय को मिला दिया जाए तो 22,716.6 किलोमीटर की सीमा भारत की कुल स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो पहले नंबर पे गुजरात है, यानी गुजरात जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा तट रेखा है गुजरात की, लगभग 1200 किलोमीटर की रेखा बनाता है सबसे ज़्यादा तट रेखा। ठीक है। दूसरे नंबर पे किसका बनाता है, तो आंध्र प्रदेश है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, द्वीप में पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप, क्या बताएंगे, द्वीप में पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप बताएंगे। जबकि अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे मैं बात करूं तो 3 देश को साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्यों की मैं बात करूं तो पहली बात याद रखिएगा जो लद्दाख है ना यह भारत के 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो आपका पाकिस्तान से लद्दाख सीमा साझा करता है, दूसरा अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है और तीसरा चाइना से सीमा साझा करता है लद्दाख। ठीक है ना। तो प्रश्न अगर पूछ लेगा कि लद्दाख जो है या भारत के लद्दाख से किन किन देशों की सीमा लगती है, तो 3 देशों की सीमा लगती है। एक तो पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा चाइना है। तो ये भी आपको याद रखना है। लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। वहीं पाकिस्तान जो है बात करें तो ये 323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। जबकि चाइना जो है 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और ये 3 ऐसे देश हैं जो कि भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सिक्किम की फ्रेंड्स, तो सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो आपका नेपाल हो जाएगा,
दूसरा चीन हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा भूटान। तो आप लोकेशन दे सकते हैं, यहाँ आपका चाइना है, यहाँ आपका क्या है, ये देखिए ये आपका लोकेशन है ना, यहाँ नेपाल है और यहाँ आपका भूटान हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आपका भूटान हो जाता है, दूसरा म्यांमार और तीसरा चाइना। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ऊपर जो है ये आपका क्या है, चाइना है जो कि अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। बगल में आप देख रहे हैं ये लोकेशन जो है वो किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ आपका म्यांमार है, ये भी सीमा साझा करता है। और ये आप देख रहे हैं ये वाला जो भारत है ये क्या है, तो ये भूटान है। तो इस तरह अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, भूटान, म्यांमार और चीन के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कि भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना, 3 तरह से समुद्र। एक तरफ देखिए, एक तरफ भारत की क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये आपको नजर आ रही है। और एक तरफ भारत के क्या है, तो एक तरफ भारत के है आपका अरब सागर और एक तरफ आपका हिंद महासागर है। इसीलिए जो भारत का दक्षिणी भाग है ना उसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, द्वीप का मतलब होता है, देखिए महाद्वीप का मतलब होता है कि जो चारों तरह से जल से घिरा हो उसको महाद्वीप कहा जाता है। और द्वीप क्या कहा जाता है, जो 3 साइड से जल से घिरा हुआ उसको द्वीप कहा जाता है। तो इसीलिए भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना इसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण चैनल की बात करें जो भारत और अन्य राज्यों के बीच में स्थित है या अन्य देशों के बीच में स्थित है, तो देखिए 8 डिग्री चैनल की मैं बात करूं तो जो 8 डिग्री चैनल है ना वह मालदीव व मिनिकॉय के बीच स्थित है, जो कि मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। वहीं 9 डिग्री चैनल की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है, जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान व निकोबार के बीच स्थित है, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, वहीं ग्रेट चैनल की बात करें तो सुमात्रा द्वीप व निकोबार द्वीप के बीच स्थित है ग्रेट चैनल। पाक जल डमरू मध्य की बात करें या इसी को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी, तो ये फ्रेंड्स जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो है यही है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, कोको द्वीप की बात करें तो यह म्यांमार व उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्थित है कोको द्वीप, जो कि भारत और म्यांमार को अलग करता है। डुंकन पास की बात करें तो यह दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के बीच स्थित है, जो कि दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है डुंकन पास। ठीक है, मन्नार की खाड़ी ये पश्चिम तमिलनाडु को श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी जो कि श्रीलंका को और पश्चिम बंगाल से श्रीलंका को तमिलनाडु से अलग करता है, ये भी आपको याद रखना है। सर क्रीक की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर की सीमा है। यह विवादित क्षेत्र है जो कि सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, इसको अलग करता है सर क्रीक। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सर क्रीक में ही भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप को निकोबार से अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। डुंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है, जबकि सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के को अलग करता है, यानी यहाँ पर विवादित है 96 किलोमीटर की भूमि, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो पौंडीचेरी की बात करूं फ्रेंड्स तो 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और इसमें 4 जिले आ जाते हैं ना, जो कि 3 राज्यों में फैले हैं। पौंडीचेरी के 4 जिले कितने राज्यों में फैले हैं, 3 राज्यों में फैले हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक तो पांडिचेरी की बात करें तो ये तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा पांडिचेरी, जो कि तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और दूसरा है फ्रेंड्स कराईकल, कराईकल भी तमिलनाडु की सीमा पर ही स्थित है, तो ये नीचे आपको कराईकल नजर आ रहा होगा जो कि तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये आपका कराईकल हो गया, ये आपका हो गया पांडिचेरी। ठीक है ना। अच्छा, पांडिचेरी के अगले की बात करें तो यनम की बात करें तो फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो ये आपको यनम नजर आ रहा है जो कि आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और माहे की बात करें तो माहे जो है वो केरल की सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से जो पांडिचेरी है फ्रेंड्स, तो इसको 14वें संविधान संशोधन के तहत पहली बात तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और ये जो है यह
भारत के 3 राज्यों में इसके 4 जिले फैले हुए हैं ना। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो एक तो तमिलनाडु है, दूसरा भी तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा जो है, पहला तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा क्या है, केरल है। इसका लोकेशन आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पांडिचेरी के 4 जिले स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। प्रश्न अगर पूछ लेगा कि चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के यहाँ किस स्थान से गुजरती है, तो ये त्रिवेंद्रम के स्थान से गुजरती है, भी आपको याद रखना है। तट रेखा वाले भारतीय राज्यों की संख्या की बात करें तो 9 तट रेखा बनाते हैं, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पूर्वी तट, ये आपका जो भारत है, आप देख रहे हैं ये जो आपका भारत है, अगर इस भारत की बात करें तो इधर जो है ये 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 4 राज्य जो हैं वो तटरेखा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? तो गुजरात बनाता है। दूसरे स्थान पे आपको नजर आ रहा होगा ये महाराष्ट्र है, और यहीं पर आपका स्थित है गोवा, और ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स ना, ये आपका पड़ जाता है कर्नाटक, और ये आपका है केरल। तो इस तरह से ये जो, ठीक है, कितने राज्य हैं? सॉरी, ये 5 राज्य होंगे ना। आपका पहला क्या है? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाता है गोवा, चौथा आपका हो जाएगा कर्नाटक, और 5वां हो जाएगा केरल। तो 5 जो हैं ये पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट में स्थित हैं, और 4 जो हैं कहाँ है? पूर्वी घाट में स्थित है। कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इधर आप जाएंगे तो फ्रेंड्स ये है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है, ये आपका तमिलनाडु है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश यहाँ स्थित है। फिर इसको तरफ आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड्स ये आपका ओडिशा है, आपको नजर आ रहा है ओडिशा, और ये आपका है पश्चिम बंगाल। तो ये जो है याद रखिएगा, ये 4 राज्य इधर हैं। तो इस तरह से भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 5 जो हैं वो भारत के पूर्वी घाट पर स्थित हैं, पश्चिमी घाट पर स्थित हैं, और 4 भारत के पूर्वी घाट पर स्थित हैं। तो इस तरह कुल कितने हो गए? तो 9 हो गए, ये भी आपको याद रखना है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं इतना टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो एक भी प्रश्न आपका छूट कर जाने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।